नाउ आइडियली आपको दो तरीके से काम करने के लिए अलाउ करता है। एक मोड होता है स्क्रिप्ट मोड और एक होता है इंटरैक्टिव मोड, जो कि अभी आप देख रहे हो, राइट। पाइथन एक ऐसी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। जब हम प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो लैंग्वेज या तो कंपाइल होकर मशीन कोड में कन्वर्ट होती है या फिर इंटरप्रेट होके। फर्क क्या है? वन मेजर डिफरेंस इज कि अगर पूरा प्रोग्राम एक साथ रीड हो और फिर ट्रांसलेशन हो उसे कंपाइलेशन कहते हैं, और अगर एक एक लाइन करके कन्वर्जन होती है तो उसको इंटरप्रेट करना कहते हैं। तो पाइथन इंटरप्रेटर यूज करता है। इंटरैक्टिव मोड में देखो क्या होता है, आप लिखते हो प्रिंट हेलो, सो वो वहीं के वहीं हेलो प्रिंट कर देगा, है ना। सो जैसे ही हमने कमांड दी वैसे ही उसने आपको रिजल्ट दिखाया। आपने पुट किया a इज इक्वल टू 23, ठीक है, दिस कमांड इज डन। आपने पुट किया दिस थिंग, तो ये सिंटेक्स सही नहीं है, 9 माइनस के बाद कुछ होना चाहिए, तो वो आपको एरर दिखा देगा। तो जो स्टेटमेंट ही अलाउड नहीं है उसमें इनवैलिड सिंटेक्स एरर आ जाता है। अगर मैं यहाँ पर वैल्यू पुट कर देती तो सही था। अब अगर आप यहाँ पर a प्लस बी कर दोगे तो रिजल्ट भी आ जाएगा। सो पाइथन इज अ लैंग्वेज जहाँ पर हम कहीं पे भी वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं बिना डेटा टाइप स्पेसिफाई किए। आपको ये नहीं बताना होता कि ए जो है वो इंटीजर स्टोर करेगा या फ्लोट स्टोर करेगा। आप उसमें जैसे ही कोई भी वैल्यू पुट करोगे वो उसी वैल्यू के अकॉर्डिंगली क्रिएट हो जाता है, जिसे हम लूजली टाइप्ड लैंग्वेज कहते हैं। जबकि अगर आपको थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस है सी प्लस प्लस जावा में से किसी भी लैंग्वेजेस का, सो वहाँ पर हमें वेरिएबल को यूज़ करने से पहले बताना पड़ता है कि उसका डेटा टाइप क्या है, बट नॉट इन केस ऑफ पाइथन। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो आ जाती है वो है नेम ऑफ अ वेरिएबल। ये जो ए मैंने लिखा है, ये जो बी मैंने लिखा है, ये मैंने एज अ प्रोग्रामर खुद से नेम दिया है, ठीक है। अब ये जो नाम मैं दे रही हूँ इसके भी कुछ रूल्स हैं विच यू हैव टू फॉलो, और इस चीज़ के ऊपर पेपर में क्वेश्चन आता ही आता है। इतने सालों से आ रहा है जब से मैं पढ़ा रही हूँ। सो एवरी ईयर दिस क्वेश्चन कम्स कि आपको कुछ आइडेंटिफायर्स दे दिए जाते हैं और आपसे पूछा जाता है कि बताओ वो वैलिड है या इनवैलिड है। अब आइडेंटिफायर वर्ड का मतलब क्या है? आइडेंटिफायर इज नेम गिवन टू अ वेरिएबल। सो जो भी नाम आप देते हो किसी भी चीज को कोडिंग में, व्हेन यू हैव टू गिव अ नेम, फिर वो चाहे वेरिएबल का दें, फंक्शन का दें, अलायस का दें, सो व्हेनेवर वी आर गिविंग अ नेम दैट इज एन आइडेंटिफायर। सो नेम ऑफ अ वेरिएबल, या आप एक यूजर डिफाइंड फंक्शन बना रहे हो, या फिर आप इंपोर्ट स्टेटमेंट यूज करते हो लाइक इंपोर्ट रैंडम एज rd, तो अलायस दे रहे हो, तो जहां पे भी आप नाम डिफाइन करते हो उसके कुछ रूल्स हैं। रूल्स क्या हैं? ओनली अल्फाबेट्स, ठीक है, एंड अंडरस्कोर सिंबल इज अलाउड। अंडरस्कोर इज द ओनली सिंबल जो अलाउड होता है। नो स्पेस, नो स्पेशल सिंबल। आप कोई स्पेस यूज नहीं कर सकते आइडेंटिफायर में, आप कोई स्पेशल सिंबल यूज नहीं कर सकते आइडेंटिफायर में। सो आइडेंटिफायर में नो स्पेस, नो स्पेशल सिंबल, राइट। डिजिट्स कैन बी देयर, डिजिट्स कैन बी देयर बट नॉट एट द फर्स्ट प्लेस। सो आपका जो पहला लेटर है वो डिजिट नहीं हो सकता। मतलब आपको अगर एक वेरिएबल का नाम देखना है num1 इज इक्वल टू 50, दिस इज परफेक्टली फाइन, यहाँ स्पेस नहीं है, इट्स num1 टुगेदर, सो दिस इज परफेक्टली फाइन। बट इफ यू वांट टू राइट फर्स्ट num इज इक्वल टू 50, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि फन जो है वो पहली पोजिशन पर नहीं हो सकता। तो ये चीज़ गलत है, ये नहीं कर सकते हम। सो डिजिट्स कैन बी देयर बट नॉट एट द फर्स्ट प्लेस। देन दे आर केस सेंसिटिव। अगर आपने स्मॉल में डिफाइन किया है तो आप आगे जाके भी स्मॉल में यूज करेंगे। अगर आपने ए में 50 पुट कर दिया लेकिन आप प्रिंट करवा रहे हो कैपिटल ए को, तो एरर आएगा, नेम एरर, क्योंकि भाई हमने तो ए क्रिएट किया था स्मॉल और यूज कर रहे हैं कैपिटल, सो कांट वर्क। देन यू हैव स्पेशल वर्ड्स कॉल्ड कीवर्ड्स। कीवर्ड्स को हम रिजर्व्ड वर्ड्स भी कहते हैं, जिनका एक प्री डिफाइंड पर्पस होता है आपके इंटरप्रेटर के पास, ट्रांसलेटर के पास। इट इज डिफाइंड कि भाई अगर इफ लिखा है तो आगे कंडीशन ही होगी, अगर फॉर लिखा है तो लूप लगाना चाहते होगे, है ना। सो वो वर्ड्स का जो मीनिंग है वो पहले से डिफाइंड होता है, तो आप उनको भी एज आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते। सो अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कीवर्ड्स कांट बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर्स, can't be used as identifier। तो एक तो आपको ये क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। सो यू गेट वन क्वेश्चन लाइक दिस कि आप बताओ वैलिड कौन सा है, इनवैलिड कौन सा है। तो जो इन रूल्स को मैच करता है वो वैलिड है और जो मैच नहीं करता होगा वो इनवैलिड होगा।
सो दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन कम्स. अब आप कहोगे कि मैम आपने रूल्स तो बता दिए, ठीक है, बट हम ऐसे और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कैसे करेंगे? तो बेटा ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए आगे तो मैं कराऊंगी ही, बट अभी एक प्लेलिस्ट चल रही है जिसमें हम KVS और CUET के MCQs कर रहे हैं. सो यू कैन वॉच दोज ऑल्सो. उसमें आपको ये सारे बेसिक कंसेप्ट जो हैं वो बहुत अच्छे से कवर हो जाएंगे. सो आप उन्हें देख सकते हैं. आई विल ऑल्सो बी टेकिंग लाइव क्लासेस ऑन अनअकैडमी, जो फ्री क्लासेस में आएंगी. तो मैं फ्री क्लासेस कंडक्ट करूंगी. अकाडमी पे जाइए, मेरे को फॉलो कीजिए और मेरे कोड की हेल्प से सब्सक्रिप्शन लीजिए. And if you take subscription with my code, take a screenshot and send it at @anjali1808 on Telegram. और उसके अपने बेनिफिट्स हैं, वो मैंने आपको एक दूसरी वीडियो में एक्सप्लेन किए हैं. सो वो भी आपको ज़रूर मिलेंगे. सो चलिए कंटिन्यू करते हैं अभी आगे. ये तो मैंने बताया कि क्वेश्चंस प्रैक्टिस कहाँ करने हैं, ठीक है. अब आइडेंटिफायर का नाम तो हमने दे दिया, ठीक है जी, आइडेंटिफायर हो गया. तो जैसे अगर ये आपका पाइथन है और आप यहाँ पर लिखते हो माई नेम इज इक्वल टू अंजलि, सो ये हो गया, ठीक है. अब अगर मैंने लिख दिया माई हाइफन नेम इज इक्वल टू पारुल, सो आई गेट एरर, कैन नॉट असाइन टू एक्सप्रेशन हेयर, मे बी यू मेंट डबल इक्वल टू. उसको पता ही नहीं कि भाई हाइफन क्यों लगा दिया बीच में, ठीक है. सो उसको नहीं पता कि अंडरस्कोर, अगर मैं अंडरस्कोर लिखती तो बिल्कुल ठीक था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती. माई नेम इज इक्वल टू अंकित, सो दैट इज फाइन, ठीक है. सो ये बहुत मैटर करता है कि आप वेरिएबल का नाम कैसे दे रहे हो. सो वैलिड आइडेंटिफायर कॉन्सेप्ट. इस रूल के बाद दूसरी चीज आपको पता होनी चाहिए, डेटा टाइप्स. डेटा टाइप्स पाइथन में क्या क्या है? सो पाइथन में डेटा टाइप्स हैं इंटीजर, फ्लोट. न्यूमेरिक में आपके पास 3 आते हैं, इंटीजर, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स. कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमारे सिलेबस में है नहीं. तो अगर आप एक नंबर ले रहे हो जिसके अंदर फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है, वी डोंट हैव अ डॉट, है ना, a इज इक्वल टू 89, और आप इसका टाइप देखना चाहते हो, तो आपके पास एक फंक्शन है टाइप. आप टाइप ऑफ a लिखो, इट विल शो यू दैट इट इज इंट, है ना. अगर आपके पास वो वैल्यू पॉइंट्स में है, लाइक 67.87 दैट मीन्स, और आप इसका टाइप देखोगे तो ये होगा फ्लोट. तो जब भी कोई वैल्यू पॉइंट्स में होती है, चाहे 0.0 ही क्यों ना हो, दैट इज कंसिडर्ड एज अ फ्लोट. सो इंट जब आपके पास फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है, व्हेन इट इज अ होल नंबर, फिर वो चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, दैट विल बी एन इंटीजर, ठीक है. और अगर आपके पास पॉइंट्स में वैल्यू है, सो इट इज गोइंग टू बी अ फ्लोट. सो वी हैव इंटीजर, वी हैव फ्लोट. जो ऊपर मैंने क्रिएट किया है माई नेम एंड ऑल, जो कि कोट्स के अंदर है, वो हो जाएगी स्ट्रिंग. सो कोई भी चीज जो आप कोट्स के अंदर देते हो, उसके अंदर कोई भी कैरेक्टर्स हो सकते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड अ स्ट्रिंग, बिकॉज अ स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, राइट. देन इफ यू हैव अ वैल्यू काइंड ऑफ ट्रू फॉल्स, तो उसको हम कहते हैं बूलियन. सो अगर मैंने कभी ट्रू फॉल्स वैल्यू का टाइप चेक किया तो इट विल बी बूल. देन यू कैन हैव डेट and many other, but these are the very basic 4 data types we have. आगे जाके हम लिस्ट, डिक्शनरी, स्ट्रिंग और टपल्स भी करेंगे, बट अभी के लिए these are the basic data types, right? डेटा टाइप्स हो गए. अब आता है ऑपरेटर्स. ऑपरेटर्स मतलब सिंबल्स जिसके थ्रू आप कैलकुलेशंस करते हो, कंपैरिजंस करते हो. सो दोज ऑल आर कॉल्ड ऑपरेटर्स, राइट. अब ऑपरेटर्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है प्रेसिडेंस, कि अगर एक ही एक्सप्रेशन में एक से ज्यादा ऑपरेटर्स हैं, जैसे कि आपने यहाँ पर लिखा 7 + 8, सो 15 आ गया. लेकिन अगर आपने लिखा होता 7 + 8 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो ये पहले क्या करेगा, मल्टीप्लाई. 8 × 2 पहले होगा 16, + 7 होगा, दैट इज 23. सो यू विल बी गेटिंग 23. तो पहले मल्टीप्लाई हुआ फिर ऐड हुआ. अब ये कैसे डिसाइड होगा? मैथ्स में बॉड मास से होता है डेफिनेटली. यहाँ पर भी कुछ कुछ वैसा ही है, बट हम उसको बॉड मास नहीं कहते, उसको हम कहते हैं प्रेसिडेंस ट्री. तो अगर आपके पास एक एक्सप्रेशन है तो सबसे पहले सॉल्व होगी राउंड ब्रैकेट, अगर कहीं पर भी है. सो राउंड ब्रैकेट्स विल बी सॉल्व फर्स्ट. सेकेंड लेवल पर जब सारी राउंड ब्रैकेट सॉल्व हो जाती हैं, तो ये डबल स्टार साइन सॉल्व होता है, जिसको हम एक्सपोनेंट कहते हैं. सो एक्सपोनेंट का मतलब है रेज टू दी पावर. सो अगर आप लिखते हो 2 raised to the power 3, दैट विल बी गिविंग अस 8. सो दैट इज 2 raised to the power 3. उससे अगले लेवल पे आ जाता है मल्टीप्लाई, डिवाइड. ये भी डिवाइड है, बट इट इज कॉल्ड फ्लोर डिविजन, एंड देन वी हैव परसेंटेज साइन. दीज 4 आर ऑन द सेम लेवल. ये चारों सेम लेवल पे हैं. जब ये एक्सप्रेशन में होते हैं तो लेफ्ट टू राइट चेक होता है, जो पहले आएगा वो पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा और अपने आप को उसका जो रिजल्ट है वो उसको रिप्लेस कर देगा, एंड देन वी विल कंटिन्यू. जब ये सॉल्व हो जाएं तो फिर सॉल्व होते हैं प्लस माइनस.
प्लस माइनस में भी जो पहले आएगा लेफ्ट टू राइट वो पहले होगा, दूसरा बाद में होगा। जब ये हो जाते हैं, ये दोनों, ये सारे किस कैटेगरी में आते हैं? अरिथमेटिक कैटेगरी में। देन यू हैव ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। इक्वालिटी चेक करने के लिए डबल इक्वल टू का साइन होता है, एंड देन वी हैव नॉट इक्वल टू का साइन। वी ऑल्सो हैव ऑपरेटर्स लाइक नॉट एंड और। जिस ऑर्डर में मैं लिख रही हूँ उसी ऑर्डर में असाइनमेंट होती है, ठीक है। सो ये सब जो ऑपरेटर्स हैं, ये सब क्या है, मैं आपको एक एक करके बता देती हूँ फटाफट से, ठीक है। तो ये जो पहली तीन है, ये वाले, दीज आर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, जिनका काम है कैलकुलेशंस करना। एक्सपोनेंट मैंने आपको बता दिया, स्टार करता है मल्टीप्लाई, लाइक अगर आप 3 × 5 लिखोगे तो 15 आ जाएगा। ये डिवाइड करता है, अगर आपने 5/2 लिखा है तो ये आपको 2.5 देगा। अब ये जो 2 स्लैश है, इसका मतलब है फ्लोर डिवीजन, मतलब इंटीजर डिवीजन। आपका जो आंसर आएगा डिवीजन के बाद वो पॉइंट्स में नहीं आएगा, वो हमेशा ऐसे आएगा, मतलब वो सिर्फ कोशेंट को शो करेगा। सो आप जब डिवीजन करते हो तो आपके पास एक कोशेंट आता है, एक रिमाइंडर आता है। सो दिस साइन यू कैन से इज यूज्ड टू गेट द कोशेंट। तो इससे आपको कोशेंट मिलेगा। और ये जो परसेंटेज साइन है, जिसको हम मॉड्यूलस ऑपरेटर भी कहते हैं, दिस इज यूज्ड टू गेट द रिमाइंडर। सो इससे आपके पास डिवीजन के बाद जो रिमाइंडर बचता है वो आता है। सो दिस गिव्स यू द रिमाइंडर। देन प्लस माइनस। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जहां पर आपको एक एक्सप्रेशन दी होती है जिसमें ये सब यूज हुए होते हैं, और आपसे पूछते हैं कि इवैल्यूएट करके आंसर बताओ क्या आएगा। सो यू हैव टू इवैल्यूएट एंड टेल दी आंसर फॉर दिस। तो वी गेट अ क्वेश्चन लाइक दैट, ठीक है। फिर आपके पास आते हैं ये हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। सो दीज आर कॉल्ड रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स का पर्पस क्या है? कंडीशंस को चेक करना कि ट्रू है या फॉल्स है। तो अगर कोई वैल्यू किसी नंबर से बड़ी है तो आप ग्रेटर देन लगा सकते हो। आप चाहते हो बड़ी या इक्वल हो, जैसे हम कहते हैं कि 40 या 40 से ज़्यादा मार्क्स वाला पास होगा, तो आप कैसे चेक कर सकते हो? मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 40। अगर मार्क्स हैं 67 तो येस इट इज़ ट्रू। अगर मार्क्स है 40 देन ऑल्सो इट इज़ ट्रू, क्योंकि इक्वल तो है। लेकिन अगर मार्क्स है 34 तो वो फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि ना तो 34 40 से बड़ा है, ना ही इक्वल है। यहाँ पर एक और चीज़ बहुत ही ध्यान देने वाली है, वो है ये साइन। जब आपको चेक करना हो कि दो वैल्यूज सेम है या नहीं, तो हम एक बार इक्वल टू नहीं लिखेंगे, हम 2 बार इक्वल टू लिखेंगे। क्योंकि अगर आप n इज इक्वल टू 5 लिखते हो तो वो कहता है कि भाई 5 को n में स्टोर कर दो। दिस इज असाइनमेंट। हम 5 को n में स्टोर करवा रहे हैं, चेक नहीं कर रहे कि n में 5 है या नहीं। डबल इक्वल टू का मतलब है कि चेक करो कि क्या n में 5 है। अगर है तो ट्रू देगा, नहीं है तो फॉल्स देगा। ये उसका उल्टा है, एक्सक्लेमेशन मार्क एंड इक्वल टू साइन, मतलब नॉट इक्वल टू। अगर नॉट इक्वल है तो ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा। देन वी हैव दीज 3 एज लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स का पर्पस होता है इन ट्रू फॉल्स वैल्यूज पे काम करना। सो नॉट क्या करता है? एज इट नेम सेज, नॉट मतलब जो तुम कहोगे उसका तो मैं उल्टा ही करूंगा, है ना। तो अगर आपका रिजल्ट ट्रू है तो ये फॉल्स देगा, अगर फॉल्स है तो ट्रू देगा। एंड क्या करता है? क्या करता है? एंड चेक करता है 2 कंडीशंस। अगर दोनों का रिजल्ट ट्रू है तो पूरा रिजल्ट ट्रू आएगा। अगर दोनों में से एक भी फॉल्स हो गया तो पूरा रिजल्ट फॉल्स हो जाएगा। So and gives you true only if both conditions are true. If even one is false, the whole result is false. और कहता है कि यार ये मिल जाए तो भी ठीक है, वो मिल जाए तो भी ठीक है। तो दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू हो जाए, सेटिस्फाइड, इट विल गिव यू ट्रू। दोनों हो जाए तो वारे न्यारे भैया, तब तो बिल्कुल ही सही है ना। So if one condition is true or any of the two or both conditions are true, it will give you true. लेकिन अगर दोनों false हैं तो आपका रिजल्ट false होगा, ठीक है। आखिर में जाके होती है असाइनमेंट। सो असाइनमेंट का मतलब है भाई बाकी सब काम हो गया, अब फाइनली असाइन करना है, तो उसके लिए ये सिंगल इक्वल टू साइन होता है। ये कुछ शॉर्टकट्स हैं, जैसे कि अगर आपको लिखना हो s इज इक्वल टू s प्लस वैल्यू, तो आप थोड़ी आलसी हो और आप नहीं लिखना चाहते इतना लंबा, तो आप सिर्फ इतना लिख सकते हो, s प्लस इक्वल टू वैल्यू। मतलब s को वैल्यू में ऐड करो, जो आए उसको वापस s में ही स्टोर कर दो। सो ये प्रेसिडेंस ऑर्डर आपको याद रखना है, क्योंकि आपको इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है। बाकी ये चीज़ें बहुत डिटेल में पढ़नी है तो ऑब्वियसली डिटेल प्लेलिस्ट इज देयर ऑन द चैनल, तो आप डिटेल प्लेलिस्ट पे जा सकते हो। पर ये इस चीज़ के लिए आपको 11th वाली पढ़नी पड़ेगी, एंड देन यू हैव टू कंटिन्यू विथ 12th, ठीक है। सो यहाँ पर मैं आपको कुछ मेजर ऑपरेटर्स दिखा देती हूँ। जैसे कि मैंने ये 12 into 5 किया, सो इट इज़ 60। आपने 12/5 किया, सो इट इज़ 2.4। आपने 12 2 स्लैश दिए
2/5 किया तो सिर्फ 2 आएगा, 0.4 नहीं आएगा। अगर आपने 12 mod 5 किया तो 2 आएगा, क्योंकि जब हम 12 को 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 2 ज़ा 10 और रिमाइंडर बचेगा 2। ठीक है, सो ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हो गए। उसके बाद अगर आप 12 ग्रेटर देन 5 करते हो सो इट इज़ ट्रू, 12 लेस देन 5 करते हो तो इट इज़ फॉल्स, 12 इक्वल टू 5 करते हो फॉल्स। ऑब्वियसली 12 5 के इक्वल नहीं है, 12 5 के इक्वल नहीं है, तो अगर मैं नॉट इक्वल टू चेक करूँगी तो ट्रू आएगा। ऐसे ही एंड और नॉट काम कर सकते हैं। सो दीज आर योर ऑपरेटर्स। अब चलो, ऑपरेटर्स भी हो गए, उनकी प्रेसिडेंस भी हो गई, तो इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। फिर आपको पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि एक कोड गिवन है और उसमें कुछ एरर्स हैं, उसको रेक्टिफाई करके करेक्ट कोड लिखो। तो एक तो एरर आने के चांसेस क्या हैं, ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस में आपने कुछ उल्टा सीधा लिखा हो सकता है, या फिर आपने वेरिएबल्स के नाम ऊपर कुछ और डिक्लेयर किए हैं, नीचे कुछ और यूज़ किया है, या इनवैलिड आइडेंटिफायर्स उसके अंदर हैं, या फिर अब जो नेक्स्ट दो कंडीशंस, मतलब जो नेक्स्ट 2 स्टेटमेंट्स हैं, वो है कंडीशन कंट्रोल स्टेटमेंट्स एंड डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट्स। तो अभी तक सीक्वेंशियल है कि भाई जो हम लिख रहे हैं वो काम होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। बट देन यू गेट कंडीशन कंट्रोल स्टेटमेंट्स, जहां पर हम कंडीशंस चेक करते हैं और कंडीशन ट्रू है या फॉल्स, उसके बेसिस पे आपका काम होता है। सो कीवर्ड जो वहां पे यूज होता है वो है इफ। इफ को आपको स्मॉल लेटर्स में ही लिखना है, कैपिटल में नहीं लिखा जाएगा। इफ लिखेंगे और इसके आगे आप एक कंडीशन लिखोगे, और यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इंट्रोड्यूस होता है जिसे हम कहते हैं इंडेंटेशन। सो कंसेप्ट क्या है? इंडेंटेशन। सो कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो कि एक ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स को अपने साथ एसोसिएट करती हैं, जैसे कि इफ। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो एक ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करो, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो उस ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट नहीं करना है। तो अब वो ग्रुप होगा कैसे? जो लोग C++ जावा के बैकग्राउंड से आ रहे हैं बेटा, आपने देखा होगा कि उसमें हम ऐसे ब्रैकेट्स यूज करते हैं, जहां ये ब्रैकेट खुलती है मतलब ग्रुप शुरू हो गया, ब्रैकेट बंद होती है मतलब ग्रुप खत्म हो गया। तो जितनी भी स्टेटमेंट्स इन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर होती है वो तब एग्जीक्यूट होंगी अगर इफ ट्रू है, और अगर फॉल्स है तो ये एग्जीक्यूट नहीं होंगी। बट पाइथन में कर्ली ब्रैकेट्स नहीं होती हैं, सो वी डोंट हैव दीज कर्ली ब्रैकेट्स इन पाइथन। यहाँ पे क्या होता है, इफ लिखा, कंडीशन लिखा, कोलन लिखा एंड देन प्रेस अ टैब। वैसे तो अपने आप आ जाता है कर्सर आगे, तो इट इज ऑलवेज इंडेंटेड, यहाँ पे जाकर स्टेटमेंट लिखी जाती है। सो हमेशा इंडेंटेड होता है इधर। तो इफ कंडीशन कोलन, कोलन मीन्स कि अब ब्लॉक शुरू हो रहा है, और यहाँ पर टैब देके हम जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं, जब तक ये इंडेंट चलेगा तो वो सारी स्टेटमेंट्स इफ के साथ एक ब्लॉक में मानी जाएंगी। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो वो पूरा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो वो पूरा का पूरा ब्लॉक स्किप हो जाएगा। समझ आई? सो ये इंडेंटेशन बहुत जरूरी है। फिर यहाँ पर जब वापस आ जाओगे तो ये इफ खत्म हो जाएगा। सो जब हम वापस बिल्कुल इफ के नीचे आ गए, दैट मीन्स द इफ इज ओवर। अब आप एक प्रोग्राम में जितनी मर्जी बार इफ लगा सकते हो, आपकी मर्जी है, आप इंडिपेंडेंट इफ स्टेटमेंट्स जितनी चाहो उतनी दे सकते हो। लेकिन आप एक ऐसी सिचुएशन में हो जहां पर आपके पास दो ही ऑल्टरनेटिव्स हैं कि भाई कंडीशन ट्रू है तो ये, जैसे कि बच्चा है, उसके मार्क्स है मेरे पास, अगर तो उसके मार्क्स 50 से ज़्यादा है तो पास, नहीं तो फेल, दो ही ऑप्शंस हैं। तो आप पहले यहाँ पे वो स्टेटमेंट्स लिख दोगे जो तब एग्जीक्यूट होनी चाहिए अगर कंडीशन ट्रू है, एंड देन वी हैव अनदर कीवर्ड हियर कॉल्ड एल्स, और इस एल्स के साथ यहाँ पर स्टेटमेंट्स आ जाएंगी इंडेंट करके ही। तो अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये वाला स्टेटमेंट वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा और ये स्किप हो जाएगा। लेकिन अगर यही कंडीशन फॉल्स होती है तो ये वाला जो ब्लॉक है ये एग्जीक्यूट होगा और ऊपर वाला जो है वो स्किप हो जाएगा। सो दोनों में से कोई एक ही एग्जीक्यूट हो सकता है, या तो ये वाला या फिर ये वाला। इसे कहते हैं इफ एल्स। ठीक है, सो इसमें आपका एग्जाम्पल हो जाता कि आप चेक कर लेते कि भाई इफ मार्क्स greater than equal to 40, so we can use the statement print pass, else print fail. So that's how we could do it. ठीक है, अब आपको भी पास फेल नहीं पूछा, आपको कहते हैं ग्रेड बताओ। ग्रेड अगर 90 से ज़्यादा है तो A+ ग्रेड हो, अगर 80 से 90 के बीच में है तो A ग्रेड हो, 60 to 80 के बीच में है तो B ग्रेड हो, लाइक दैट। सो जब बहुत सारी कंडीशंस होती हैं और हमें पता होता है कि उसमें से ट्रू सिर्फ एक ही होगी, सो आई हैव मेनी कंडीशंस बट आई नो कि एक ही ट्रू हो सकती है, तो वहाँ पे आता है एल इफ। तो हम वहाँ पे लिखेंगे एल इफ कंडीशन
एंड देन स्टेटमेंट्स। इसके ऊपर आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आते, ये तो प्रोग्राम का पार्ट हो सकता है किसी और प्रोग्राम का जहाँ पर आपको ये लगाने की ज़रूरत पड़े, बट स्पेसिफिकली डेडिकेटेड टू दिस आपके पास हार्डली कोई क्वेश्चन आता है। ठीक है, सो ये इसका स्ट्रक्चर है कि आपने इफ़ कंडीशन लिखा, अगर ट्रू है तो ये स्टेटमेंट्स होंगी, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो वो इसको चेक करता है, अगर ये ट्रू है तो ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी और आगे चेक नहीं करेगा, लेकिन अगर ये फॉल्स है तो आगे चेक करेगा। सो आगे की कंडीशन सिर्फ तब चेक होती है जब ऊपर वाली कंडीशन फॉल्स हो। दैट्स हाउ दिस इज एग्जीक्यूटेड। सो ये तो है एलएफ, और एक होता है नेस्टेड इफ एल्स, जब एक इफ के अंदर एक और इफ दे दिया जाए। सो आप इफ लिख रहे हैं, उसके अंदर कंडीशन दी है आपने, अगर वो कंडीशन ट्रू है तो इन्हीं स्टेटमेंट्स में मैं एक और इफ भी दे सकती हूँ। सो वंस यू हैव वन इफ इनसाइड अनदर इफ, उसको हम नेस्टेड इफ कहते हैं। तो पहले एल्स अंदर वाले इफ का आता है और फिर एल्स बाहर वाले इफ का आता है। ठीक है, इसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, सो दैट इज इट। ये सिंटेक्स आपको पता होना चाहिए। अब आपको क्वेश्चन आ सकता है फाइंड द आउटपुट। ठीक है, कोड गिवन होगा और आपको उसका आउटपुट निकालना होगा, और उसमें आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है जिसमें कोड इनमें से किसी भी लूप पे बेस्ड होगा। सो लूप का मतलब होता है आइटरेशन और रेपिटेशन। सो आइटरेशन मतलब एक ही कोड को बार बार एग्जीक्यूट करना। सो आइटरेशन और रेपिटेशन का मतलब है दैट सेम कोड हैज टू बी एग्जीक्यूटेड अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन। तो इसमें दो तरह के लूप्स पाइथन आपको प्रोवाइड करता है, फॉर एंड वाइल। दोनों कीवर्ड्स हैं, तो फॉर स्मॉल में आएगा, वाइल भी स्मॉल में आएगा। When you know that how many times a thing has to work, तो हम for यूज करते हैं। दिस इज ऑटो इंक्रीमेंट लूप, अपने आप बाय वन इंक्रीज करता है इसका वेरिएबल। वाइल में कोई फिक्स वेरिएबल होता ही नहीं है। वाइल के साथ एक कंडीशन होती है, जब तक वो कंडीशन ट्रू है तब तक एग्जीक्यूट करते रहेंगे, जब फॉल्स हो जाएगी तो रुक जाएंगे। सो दैट्स हाउ दे वर्क। सो जैसे अगर एक फॉर लूप है और आप उसको 5 टाइम्स चलाना चाहते हो, तो आप लिख सकते हो फॉर n इन रेंज 5। तो बाय डिफ़ॉल्ट रेंज 5 जो है ये नंबर्स जनरेट करेगा 0 से शुरू करके, 0 1 2 3 4, और फिर यहाँ पर आप जो भी काम कराना चाहो आप कर सकते हो। अगर आप n को ही प्रिंट कर दोगे तो वो 0 1 2 3 4 को प्रिंट कर देगा। आप कुछ और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स लिखोगे तो वो 5 बार हो जाएंगे। अब ये जो रेंज है ये यहाँ पर समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये रेंज में हम 3 चीज़ें दे सकते हैं। हम दे सकते हैं स्टार्ट, हम दे सकते हैं स्टॉप और स्टेप। जब एक ही नंबर दिया जाता है तो उसको हमेशा स्टॉप माना जाता है। जब एक नंबर देते हैं तो दैट इज कंसिडर्ड एज स्टॉप। इन दैट केस आपका जो स्टार्ट है वो बाय डिफॉल्ट 0 लेते हैं, और जो स्टेप है वो हम बाय डिफॉल्ट 1 लेते हैं। तो वो 0 1 2 3 4 5 6 के लिए चलेगा। आप चाहते हो कि नहीं मेरे को 7 तक तो जाना है लेकिन मुझे 2,7 लिखना है, तो 2,7 में आपका स्टार्ट 2 हो गया, लेकिन स्टेप बाय डिफॉल्ट 1 ही रहेगा और आपके पास 2 3 4 5 6 के लिए चलेगा। जो स्टॉप होता है उसको हम कभी भी इंक्लूड नहीं करते, इट इज़ एन एक्सक्लूडेड वैल्यू, ये कभी भी आपके रिजल्ट में इंक्लूड नहीं होती है। आप चाहते हो कि भाई 2 से 7 तो जाना है लेकिन हर बार 1 से इंक्रीज नहीं करना, हर बार 2 से इंक्रीज करना है, तो आप स्टेप वाली जगह पे कोई भी नंबर लिख सकते हो। तो 2 7 2 का मतलब है 2 से शुरू होगा, 2 + 2 इज 4, 4 + 2 इज 6, 6 + 2 इज 8, जो कि लिमिट से बाहर है, तो हम आगे नहीं जाएंगे, वी विल स्टॉप है। इसके अंदर आपका कुछ भी कोड हो सकता है, जो भी कोड है आपको हर स्टेप पे रिपीट करना है। एंड ऑलवेज रिमेंबर, जब आपको पेपर में आउटपुट निकालने के लिए क्वेश्चन आएगा तो आपको एक एक स्टेप करके दिखाना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ये पूछ लिया जाता कि s इज इक्वल टू 0 फॉर n इन रेंज, यही जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया 2 7 2, एंड यहाँ पर लिखा होता s प्लस इक्वल टू n, और अब ये बहुत मैटर करता है कि प्रिंट कहाँ लिखा है। सो प्रिंट कहाँ लिखा है, इधर, प्रिंट एस। ठीक है, अब ऐसे आउटपुट वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कैसे करनी है उसके लिए मैंने आपको बताया। जो 1000 MCQ की सीरीज चल रही है उसमें जिस स्लाइड के ऊपर पाइथन लूप्स लिखा होगा आप उसको अच्छे से देख लेना, उसमें बहुत सारे आउटपुट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैंने कराई है। सो उन सीरीज को देखकर आप अपने आउटपुट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। अब इसको आप करके कैसे दिखाओगे कि इसमें जो n है वो चलेगा किसके लिए, 2 के लिए, 4 के लिए, 6 के लिए। तो जब 2 के लिए चलेगा तो 0 + 2 2 होगा, s की वैल्यू 2 हो जाएगी। अगली बार 2 + 4, दैट इज दिस इज s एंड दिस इज n। सो 2 हो चुका है आपका s, n इस बार 4 है तो s की न्यू वैल्यू 6 हो जाएगी। 6 + 6 विल बी 12। तो लूप से जब बाहर आएंगे इट विल बी प्रिंटिंग
12 on the screen which is 2 plus 4 plus 6, right? So ये तो हो गया फॉर लूप, इस तरह से चलता है आपका फॉर लूप. वाइल के साथ सिंपल है, वाइल के साथ सिर्फ एक कंडीशन लिखी होती है. जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक जितनी भी स्टेटमेंट्स इंडेंटेड हैं वो रिपीट होती रहेंगी. जब कंडीशन फॉल्स होगी ये रुक जाएगा. वी कैन ऑल्सो हैव एन इनफाइनाइट लूप हेयर. अगर मैंने जैसे वाइल ट्रू लिख दिया ऐसे, तो ये लूप कभी भी रुकेगा ही नहीं. अब कभी भी रुकेगा ही नहीं तो ऐसे लूप का क्या फ़ायदा, ये तो चलता ही रहेगा ना. तो यहाँ पर आपको हेल्प कर सकती है एक स्पेशल स्टेटमेंट जिसका नाम है ब्रेक. कभी भी लूप को बीच में से रोकना हो. सो आप चाहते हो कि लूप की जो आइट्रेशंस हैं जितनी मैक्सिमम, कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए, कोई ऐसी कंडीशन आ जाए जिसमें मुझे वो सारी स्टेटमेंट्स रिपीट नहीं करानी, आई वांट टू स्टॉप इन बिटवीन, तो हम ब्रेक यूज़ कर सकते हैं. सो ब्रेक स्टेटमेंट इज़ यूज टू टर्मिनेट द लूप. आपका लूप बीच में ही रोकने के लिए हम ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं. ऐसे ही एक कीवर्ड होता है कंटिन्यू. कंटिन्यू स्टेटमेंट का पर्पस होता है कि सिर्फ करंट साइकिल को ब्रेक करना है. तो जहां पर करंट साइकिल में कंटिन्यू आ गया वो नीचे की स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं करता, अगले साइकिल के लिए चला जाता है. सो इट टर्मिनेट्स ओनली द करंट आइटरेशन. सो टर्मिनेट्स ओनली द करंट आइटरेशन, या फिर आप करंट साइकिल कह सकते हो, व्हाटएवर यू कॉल इट. ठीक है. एक और कीवर्ड होता है पास. पास से कुछ भी नहीं होता. इट हैज़ नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट, सो इट डज नॉट डू एनीथिंग. ये कुछ भी नहीं करता है. ठीक है. सो ये कीवर्ड्स आपको पता होने चाहिए. एंड देन यू शुड नो कि अगर एक लूप के अंदर हम एक और लूप देते हैं तो उसे हम नेस्टेड लूप कहते हैं. इन दैट केस जब एक लूप वर्क करता है तो इनर लूप हैज़ टू वर्क फॉर इट्स वैल्यू. फॉर एग्जाम्पल अगर आपने लिखा है फॉर n इन रेंज 1,5, मतलब ये 1 2 3 4 के लिए चलेगा. और अगर आप इसके अंदर लिख देते हो फॉर m इन रेंज 10, तो आपके पास जो पूरा टाइम एक स्टेटमेंट यहाँ पे जो लिखी है वो चलेंगी, वो टोटल 40 टाइम्स हो जाएंगी. क्योंकि जब n 1 है तो m 10 बार चलेगा 0 से लेके 9 तक. फिर ऊपर जाएगा n 2 हो जाएगा और ये फिर से 10 बार चलेगा 0 से लेके 9 तक. सो दैट इज कॉल्ड नेस्टेड लूप. जो आपने 11th में पढ़ा होगा, आपको ये ऐसे पैटर्न्स वाले जो प्रोग्राम्स होते हैं वो सब नेस्टेड लूप से बनते हैं. पर यू आर लकी इनफ कि 12th में इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आते हैं. ठीक है. आपको आउटपुट में आ सकता है नेस्टेड लूप, बट ऐसे ये पैटर्न वाले क्वेश्चंस रेयर, वेरी रेयर चांस की आए. बट आपको सिर्फ अपना लॉजिक पता होना चाहिए, कैसे स्टेप बाय स्टेप जाना है. अगर आप वैसे करते जाओगे तो आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं होगी इन फाइंडिंग द आउटपुट. ठीक है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, योर इनपुट स्टेटमेंट. सो इनपुट स्टेटमेंट के बिना तो कैसे प्रोग्राम करोगे, कुछ रीड तो करोगे ना यूजर से. सो एक चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि इनपुट जब भी कुछ रीड करता है, चाहे आप किसी भी तरह की वैल्यू एंटर करो, वो हमेशा स्ट्रिंग फॉर्मेट में आती है. जैसे अगर आपने लिखा है a इज इक्वल टू इनपुट और यहाँ पर हम देते हैं जो भी मैसेज लिखना है. अगर हम नहीं देंगे तो खाली कर्सर आ जाएगा, बट लेट्स से यू राइट दिस. सो यहाँ पर आ गया एंटर, इवन इफ आई एंटर अ नंबर. ठीक है. अगर मैं आपको इसका टाइप दिखाऊं तो इसका टाइप क्या होगा, str a का, जबकि मैंने तो 799 एंटर किया था. सो ये आपको याद रखना है कि इनपुट हमेशा बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग लेता है. आपको जिस भी टाइप में कन्वर्ट करना है आपको उसको टाइप कास्ट करके कन्वर्ट कराना पड़ता है. तो आप इनपुट के आगे लिख सकते थे इंट इनपुट एंटर अ नंबर, या फ्लोट है तो हम फ्लोट लिख सकते थे. इफ नॉट श्योर तो हम eval लिख सकते हैं. सो दोज आर टाइप कास्टिंग functions, so we can use those for changing the type of the value from string to our required data type. But by default input हमेशा आपको string देता है. So ये बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं जिसको हम revision 201 के अंदर करते हैं. तो ये सारे concepts आपको रिवाइज मैंने करा दिए.